नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। गुजरात के हजीरा में हॉवित्जर गन निर्माण इकाई आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की K9 वज्र की सवारी। नवसारी में कैंसर अस्पताल और सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला समेत कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाखों समस्याओं के हैं करोड़ों हल। मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के उद्घाटन पर संबोधन। कहा, पायरेसी रोकने के लिए नियमों के संशोधन की दिशा में काम कर रही है सरकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, अफ्रीका की भारतीय विदेश आर्थिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पहली बार मनाए गए अफ्रीका दिवस समारोह में 50 अफ्रीकी देशों के मंत्री और प्रतिनिधि हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को बताया सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक। टीएमसी की अगुवाई में कोलकाता में हुई विपक्षी दलों की रैली में जुटे 14 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता। बीजेपी ने रैली को बताया विरोधाभासों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन की कोशिशों को बताया देश की जनता के खिलाफ। और मुसाफिरों के लिए रेलवे की नई सौगात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेंट्रल रेलवे के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मुंबई से दिल्ली का सफर 20 घंटे में होगा पूरा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। मुसाफिरों के लिए आज रेलवे ने नई सौगात दी है। आज मुंबई में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेंट्रल रेलवे के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली का सफर 20 घंटे में पूरा करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को मुंबई में सेंट्रल रेलवे की पहली राजधानी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन मुंबई और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। इससे दोनों शहरों के बीच रेलवे सफर में 5 घंटे की कमी आएगी। सेंट्रल रेलवे पे पहली राजधानी का हमने फ्लैग ऑफ किया, हमने उसकी शुरुआत की है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुंबई से दिल्ली सेंट्रल रेलवे में पहली बार शुरुआत हुई है और इसका लाभ कई क्षेत्रों को मिलेगा। जलगांव, भुसावल, मध्य प्रदेश के क्षेत्र होते हुए ये एक अलग ही रूट से आगरा पार करके दिल्ली पहुंचेगी। नई ट्रेन शुरू होने से दोनों शहरों के बीच राजधानी ट्रेनों की संख्या 3 हो गई है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस सेंट्रल जोन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नासिक, जलगांव, खंडवा, भोपाल, झांसी और आगरा से होकर गुजरेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ ट्रेनों की गति बढ़ाने पर जोर दे रही है। हम ट्रायल्स कर रहे हैं फुल पुश के, जिसमें आगे तो लोकोमोटिव रहती है, पीछे भी लोकोमोटिव देके जो घाट सेक्शन है उसपे हमने जो एडिशनल लोकोमोटिव देनी पड़ती है, रुकती है, नई लोकोमोटिव लगती है, फिर आगे घाट के बाद उस लोकोमोटिव को निकाला जाता है। ये सब समय भी बचाएगी और गति को भी तेज करेगी। नई मुंबई राजधानी में प्रथम वातानुकूलित, 3 वातानुकूलित 2 टियर और 8 वातानुकूलित 3 टियर डिब्बे लगाए गए हैं और ये करीब 20 घंटे में सफर पूरा करेगी। 19 जनवरी से शुरू हुई ये ट्रेन हर बुधवार और शनिवार मुंबई के CSMT से दोपहर बाद 2:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:20 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वहीं हर गुरुवार और रविवार को ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शाम 4:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:55 पर मुंबई के CSMT पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आइए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पे मेरे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि काफी समय से इस सेंट्रल रेलवे के लिए राजधानी को लेकर डिमांड थी, मांग थी, और आज पीयूष गोयल ने इसे हरी झंडी दिखा दी। ये मांग पूरी हो गई। कितनी बड़ी उपलब्धि सेंट्रल रेलवे के लिए और इस पूरे रूट के लिए? बिल्कुल अमृता, ये जो राजधानी एक्सप्रेस है ये बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण गाड़ी है। और अगर ये कहिए कि जो तेज़ रफ्तार की शुरुआत भी 1969 में, जिसको कोलकाता राजधानी बोलते हैं, वहाँ से शुरू हुई थी जी। और ये जो इलाका है, ये इलाका राजधानी से सेवित नहीं रहा। जो इटारसी खंड है, जो सेंट्रल रेलवे की ये पहली राजधानी है। हालांकि अगर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में दो जो रेलवे जोन है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे पर पहले ही 2 राजधानी गाड़ियाँ चल रही हैं जी। और उनका जो रूट है वाया कोटा, वडोदरा, सूरत, ये वाला जो रूट है बेसिकली उस रूट से जा रही है। और उसका फ़ायदा जो है महाराष्ट्र को, गुजरात को और राजस्थान को होता रहा है जी। लेकिन इसमें जो है उत्तर प्रदेश भी आ रहा है और मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा जो कि इसमें कवर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस हिसाब से देखेंगे कि आज़ादी के बाद अगर आप राजधानी एक्सप्रेस का पूरा वो देखेंगे तो अब तक कुल 2 दर्जन राजधानी एक्सप्रेस हैं। और जो पहली गाड़ी शुरू हुई थी उसने जो 100 साल के जो गति का प्रतिबंध था वो तोड़ा था। और वो उसके पहले जो है कोई भी रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर से तेज़ नहीं थी। और ये जो राजधानी जो कोलकाता है, जिसको कोलकाता राजधानी बोलते हैं, वो पहली गाड़ी थी जो 1969 में जो 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो है जिसको सफ़र करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो एक तरह से तेज़ रफ्तार, सुरक्षा, संरक्षा और भारत के स्वदेशी प्रयास की ये पहली रेलगाड़ी रही है। तो निश्चित तौर पर जिस इलाके से जो इलाके इससे जुड़ रहे हैं उनके मुसाफिरों को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। अमृता जी बिल्कुल। अरविंद, ये जो रूट है इस पे इसके बाद इस नई राजधानी के बाद 3 ट्रेनें हो जाएंगी। जो इलाके से गुजरेंगे वो तो लाभान्वित होंगे ही, लेकिन अगर मैं राजधानी की बात करूं, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि देश में राजधानी की संख्या को अब बढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारे इलाके, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित गाड़ी है और जो राजधानी को जोड़ती है। बेसिकली राजधानी शब्द इसीलिए पड़ा क्योंकि दिल्ली को कनेक्ट करने वाली सबसे तेज़ गाड़ी है ये। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर स्टॉपेज की मांग बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये गाड़ी ख़ास तौर पर जिस रूट पर ये चल रही है उसमें आप बाकी गाड़ियाँ जो सबसे तेज़ हैं इनकी उनको देखेंगे तो उससे 5 घंटा जो है कम समय में ये पहुँचेगी। और निश्चित तौर पर बहुत सारे मुसाफिरों को फ़ायदा होगा। और अगर आप झांसी तक को भी देखें तो झांसी के लोगों के लिए भी एक नई सुविधा जुड़ गई है। यहाँ तक कि आगरा भी इसका स्टॉपेज रखा गया है। बीच में भोपाल है और खंडवा जैसी जगह हैं जहाँ से कनेक्टिविटी का इशू बहुत सारा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर, और जो महाराष्ट्र के इलाके तो हैं ही हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से बूंद साबित होगी। और बहुत सारे इलाकों जो आपने कहा राजधानी और शताब्दी हमारे यहाँ 2, उसके अलावा आप देखिए एक नया दौर आ रहा है, T18 को लेकर के तैयारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर रेलवे ने बहुत सारे, इसके बीच में अगर आप देखेंगे दुरंतो एक्सप्रेस और कई ऐसी नई जो तेज़ रफ्तार की गाड़ियाँ जो है वो शुरू हुई हैं जिन्होंने इस मतलब जो तमाम कमजोरियाँ थी उसको दूर करने की दिशा में लगातार कई प्रयास जो जारी है उसमें एक बेहतर, आरामदायक, सुविधाजनक सफर जो है मुसाफिरों को मुहैया कराया जाए। और इस कड़ी में एक और राजधानी जुड़ गई है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार। और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार।
आने वाले बजट में रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी दी जाएगी तवज्जो, देखिए मेरे साथ अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे राज्यसभा टीवी पर। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुर तान। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत स्थित हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। इस कारखाने में मेक इन इंडिया के तहत 100 हॉवित्जर तोपों का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें K9 वज्र T का नाम दिया गया है। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस टैंक की सवारी कर इसका जायजा लिया। मेक इन इंडिया के तहत बने इस टैंक से सेना की ताकत बढ़ेगी। इस कॉम्प्लेक्स में स्वचालित आर्टिलरी, हॉवित्जर, भविष्य में पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों, भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों और भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों जैसे उन्नत बख्तरबंद वाहनों का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी शनिवार को इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने नवसारी में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये अस्पताल नवसारी में कैंसर का पूरा इलाज करने वाला पहला अस्पताल होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने दादर और नागर हवेली में चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मेडिकल कॉलेज से दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव तथा आसपास के इलाकों में 3 स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने दादर और नागर हवेली में घरों से कूड़ा इकट्ठा करने, उसकी छटाई और निपटान की सुविधा उपलब्ध कराने वाला एम आरोग्य मोबाइल ऐप भी जारी किया। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा में पैरा मेडिकल की करीब 250 और दमन में नर्सिंग की
50 सीटों की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाभ होगा ही, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है, उससे सामान्य बीमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का से थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया और इस संग्रहालय से न सिर्फ फिल्म समीक्षकों को फायदा होगा, बल्कि इसमें उपलब्ध विजुअल चित्रों, मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों का आनंद फिल्म प्रेमी भी उठा सकेंगे। करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से बने इस म्यूजियम को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा क्यूरेट किया गया है। फिल्म डिवीजन के परिसर में स्थित विरासत इमारत गुलशन महल में कलाकृतियां, पुराने उपकरण, फोटो, वेशभूषा, टेप और विभिन्न यादगार वस्तुओं का एक दुर्लभ संग्रह देखने को मिलेगा। किस तरह से साइलेंट फिल्म से लेकर रंगीन सिनेमा का दौर आया और किस तरह से 3D और डिजिटल सिनेमा में गया, उसका पूरा इतिहास यहां पर दर्शक देख सकेंगे। इस संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के कई दिग्गज शामिल हुए। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अलावा फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा नए आयाम छू रहा है। साथियों, भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति, मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है। दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों को लेकर देश ही नहीं, विदेशों में भी गजब की दीवानगी होती है। और मैं ये प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं जब मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैंने कुछ देश के राष्ट्रपति देखे हैं जो पूरे हिंदी फिल्म की गाने बढ़िया ढंग से गाते हैं जी। और गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। इसमें सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिवेशन का शनिवार को उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद MSME क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय और दीर्घकालिक व्यापार का अवसर मुहैया कराना है। इसमें सरकार की ओर से MSME लोन को लेकर नई सुविधा पर भी फोकस रहा, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए के लोन को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। तो चरखा टू चंद्रयान हमारी दूरी, हम वहाँ तक दूरी तय कर रहे हैं कि चरखे को में भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी हो, और चंद्रयान तक MSME के एंटरप्रेन्योर अब वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने MSME को एक ऐसा टेक्नोलॉजी से फिनेंशियल इंक्लूजन जोड़ा है कि 59 मिनट में आप 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इससे बड़ा और कोई स्टेप नहीं हो सकता है। अधिवेशन में 53 अंतर्राष्ट्रीय और 28 राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य मंडल शामिल हैं। इसमें कनाडा, दुबई, ताइवान, जापान के व्यापार संगठन के साथ ही ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडो अमेरिका बिजनेस काउंसिल के सदस्यों ने सत्र में हिस्सा लिया।
That is the cradle of innovation. Some of those small and mid-size and micro companies are going to become the next Googles and Amazons and whoever's. I mean, the reality is that is where they all begin. So it is wise to take care of investing in, encouraging, in giving an opportunity to smaller companies because they are the future. अधिवेशन के दौरान वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी चर्चा की गई। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात बिजनेस समिट के 9वें संस्करण में शनिवार को अफ्रीका दिवस मनाया गया। ये भारत में आयोजित अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम था। शिखर सम्मेलन में 32 अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं। भारत अफ्रीका व्यापार संबंधों को और गहरा करने के प्रयास में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार संबंधों को देखते हुए शनिवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2019 के 9वें संस्करण को अफ्रीका दिवस के तौर पर मनाया गया। इसमें वैश्विक नेताओं और औद्योगिक के प्रमुखों को एक साथ आने के लिए रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने और विशेष रूप से भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अफ्रीका भारत की विदेश और आर्थिक नीति में पहली वरीयता सूची में है। Prime Minister Modi has declared Africa as top priority in our foreign and economic policy, articulating our Africa policy in 10 broad guiding principles during his visit to Uganda. He stated, and my friend from Uganda will vouch for this, he stated that our development partnership will be guided by African priorities. It will be on our terms that will liberate African potential and not constrain African future. In the last 4 years, our long-standing ties with Africa have acquired vibrancy and dynamism. There has been unprecedented intensification of our political engagement with Africa, with 29 visits to African countries at the level of President, Vice President and Prime Minister, apart from several ministerial visits. और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने के लिए आज कोलकाता में महारैली की। इसमें कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत 15 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी का जोर 2019 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की विपक्ष की रणनीति पर रहा। लोकसभा चुनाव के पहले शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के जरिए विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। इस मौके पर ममता बनर्जी ने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल को लेकर कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इससे मतलब नहीं, लेकिन उनकी कोशिश बीजेपी को सत्ता से हटाने की है। जितना पार्टी बीजेपी का खिलाफ क्यों हुआ है? 23 पार्टी बीजेपी का खिलाफ है और भी 2-3 पार्टी है वो भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मेरे को लगता है। हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, झगड़ा तो किसी का साथ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जो बीजेपी का साथ में भी है वो भी चुनाव का पहले चलाए। रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत 15 दलों के नेताओं ने शिरकत की। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कहा कि 2019 में बीजेपी को सत्ता से हटाने की चुनौती है और क्षेत्रीय दल मिलकर इसका जवाब देंगे। जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलर उसूलों को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट ममता जी, दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव ही हैज टेकन। I really appreciate her. This is going to move forward. There will be total transformation. 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा। 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई और आज की जो रैली है इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में
कि लड़बो कड़बो जीतबो रे। बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई पार्टियों के प्रमुख इस रैली में शामिल नहीं हुए। साथ ही वाम दलों, टीआरएस समेत कई क्षेत्रीय दलों ने इससे दूरी बनाए रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों द्वारा बनाए जा रहे महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने इस गठबंधन को मोदी के खिलाफ गठबंधन नहीं, देश की जनता के खिलाफ गठबंधन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी कार्रवाई ने कुछ लोगों को नाराज किया। ऐसे ही लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।